हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण जी। सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा जय सर। श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा सर। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ओके। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण जी, सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ओके, तो आज हमारी ऑफिशियली पहली क्लास है। हमारा जो नया टैरो का बैच है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी नई मॉडलिटी जब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय विद्या है, यहाँ पर जो भी हम सीखेंगे वो कहीं ना कहीं गुरु की ब्लेसिंग से या ईश्वर की ब्लेसिंग से सीखेंगे। ठीक है। तो कोई भी कोर्स शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिचुअल्स होता है कि आप सभी 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने आराध्य या जिसको भी आप, जिस डिवाइन को आप मानते हैं, उनसे आज्ञा लेंगे और उनसे बोलेंगे कि हम आपकी ऑकल्ट साइंस आज एक मॉडलिटी सीख रहे हैं, तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिएगा और इस विद्या को सीख कर हम इसको अच्छे के लिए यूज करेंगे और मानव समाज कल्याण के लिए इसको यूज करेंगे। तो इस भाव के साथ हम टैरो की आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे कि आज से हम एक नई मॉडलिटी जो कि ईश्वरीय ज्ञान है वो सीखने जा रहे हैं। तो आप हम पे अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें और इस विद्या को सीखकर हम मानवता के लिए काम करें। हाँ जी, चलिए। ओके। सबसे पहले कुछ गाइडलाइन रहेंगी हमारी और कुछ हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, थोड़े से जो डाउट्स रहते हैं कोर्स शुरू करने से पहले, क्योंकि जब तक मिथ और डाउट क्लियर नहीं होंगे आपके तब तक हम आगे सिस्टम को सीख नहीं पाएंगे। ओके। तो सबसे पहले थोड़ा दो चीजें हमेशा याद रखना जब भी आप ऑकल्ट साइंस सीखें और हमारे साथ सीखें तो डेफिनेटली रखें कि साइंस के दो शब्द श्रद्धा और सबूरी, ये आपने अपने जहन में इनको बैठा के रखना। श्रद्धा का मतलब होता है फेथ, है ना, विश्वास। तो जिस मॉडलिटी को आप सीखने जा रहे हैं उस मॉडलिटी में विश्वास रखें। हम टैरो सीखने जा रहे हैं तो हमें टैरो में बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। जिस गुरु से आप सीखते हैं उस गुरु में आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए और ईश्वर में आपकी आस्था होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप रखते हैं तो मैं दावे के साथ पहली क्लास में आज आपको बोल रहा हूं कि विद इन 3 मंथ आप वर्ल्ड के दी बेस्ट टैरो का रीडर बन जाए। ठीक है। और दूसरा है सबूरी। सबूरी का मतलब होता है सब्र, पेशेंस। तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एक कंसल्टेंट बनने जा रहे हो और एक कंसल्टेंट की सबसे पहली अच्छी कंसल्टेंट की निशानी है कि हैव पेशेंस। उसमें पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सारे पेशेंट आएंगे। समझ रहे हो? आपके पास सारे बीमार लोग आएंगे, हिले हुए लोग आएंगे, साइकिक लोग आएंगे आपके पास। अगर आप ही बेचैन रहेंगे तो उनकी क्या आप हेल्प करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो एक अच्छा कंसल्टेंट के लिए सबसे पहले निशानी है कि आप में वो पेशेंस होना चाहिए कि आप सामने वाले की बात ध्यान से सुने, उसकी प्रॉब्लम को समझें और उसका सोल्यूशन दें। ठीक है। तो ये दो शब्द आपने याद रखने हैं। पेशेंस एक मामले में और रखना है आपने कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। हम हर क्लास में डाउट सेशन रखते हैं। ठीक है। जो भी हम पढ़ाएंगे तो वो लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट डाउट सेशन चलता है। किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके। तीसरी चीज ये है कि आप जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि सर हम क्या करेंगे, सर ये पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, आप वो निकाल दीजिए। अब आप क्लास में हमारे साथ आ चुके हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे हैं टैरो को, मैं हजारों बार पढ़ा चुका। अब तक 9,000 स्टूडेंट में टैरो टैरो को पढ़ा चुका हूं। तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कब कितना देना है, कब पीपीटी शेयर करनी है
कब कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो आई नो बेटर देन यू। ठीक है, तो ब्लाइंडली मुझे फॉलो करते चलिए। जो भी स्टूडेंट मुझे ब्लाइंडली फॉलो करेगा अगले 25 दिन या जब तक हमारी क्लास चलेगी, उतना ही वो अच्छा टैरो का रीडर बनेगा। मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कर लो और मुझे अपनी जिंदगी के 25 दिन दे दीजिए बस। ठीक है, और 1-1.5 महीना प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैं आपको बोलूंगा, आप जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले टैरो के बाद। ठीक है, ये मुझे अपने ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपनी विद्या के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है। श्री कृष्णा के ऊपर मेरा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। ओके, जो जितनी ईमानदार से सीखेगा उतना ही जल्दी सीखेगा। और कमाने की मत सोचना भी। ठीक है, लोग क्या करते हैं, टैरो करते करते सोचते हैं सर कमाई स्टार्ट हो जाए। अरे कमाना तो जिंदगी भर, पहले सीख लो। लर्निंग बहुत जरूरी है। एट द लास्ट तो कमाई तो लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम। आज का थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर मैं क्वेश्चन आंसर भी लेता हूँ। कोई किसी का बहुत ज्यादा डाउट है, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं सर मुझसे रहा नहीं जा रहा, कोई एक का दुक्का पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आज हमारी पेड फर्स्ट क्लास है टैरो। ठीक है, हाँ जी बोलिए। कोई किसी का क्वेश्चन है तो डाउट क्लियर कर सकता है, अपने हैंड रेज करें सिस्टम में। अमित जी। हाँ जी हाँ अमित जी। सर, मतलब हाँ सर, मैंने आपका वो ऐसे वीडियोस वगैरह देखे हैं पहले। हाँ और हाँ, और आपका ये भी आया था व्हाट्सएप पे मैसेज। पर अभी क्या, थोड़ा मैंने दूसरी तरफ पे किए वाला है एक्चुअली। तो मेरा जगलिंग हो रहा था कि क्या सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं। तो फिर अभी तो मतलब कितने दिन हो गए, शायद 15 ही दिन हुए हैं दूसरी तरफ पे करके। तो बाद में मिले एक्चुअली, ऐसे अनफॉर्चुनेटली बाद में मिले आपकी वीडियोस 2-3 दिन बाद। तो मैं फंस गया एक्चुअली। कोई बात और नहीं, देखिए क्या वहां होता पे है कि बताते ऐसा हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए फंस गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जहां फंस से गया पढ़ रहे मीन्स हो। आई मीन, जो पढ़ा रहे वो समझ में नहीं आ रहा। आपका देखा तो एक ही बार में समझ आ गया था। देखिए ये तो रहेगा, ये तो रहेगा। मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि आ, बात ये नहीं होती कि नॉलेज कितनी है आपको। दो चीजें और ध्यान रखनी चाहिए आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप किससे पढ़ें। सबसे पहले जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती ना, वो कोई भी ओकल्ट साइंस ढंग से नहीं पढ़ा सकता। ये मैं बता दूं आपको, ये किसका है, मतलब एक एक जो मैंने फील किया है। क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ओकल्ट साइंसेज। और हम यस। हमारा तो जो बेस है वही ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी का है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट को, देखिए पढ़ाना भी एक आर्ट होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि आप अभी कोर्स करके चले जाएं। आजकल यही हो रहा है कि इधर उधर से कोर्स कर लिया फिर वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाना इतना आसान नहीं है ओकल्ट साइंस को। फिर वही, यस। जैसे अमित कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा। जब तक आप किसी भी विद्या को 5-7 साल 10 साल उसकी रिसर्च नहीं करते, खुद मनन नहीं करते, इतना टाइम नहीं गुजार लेते, तो पढ़ाने लायक नहीं बनते आप। ठीक है, कंसल्टेशन दे सकते हो आप, लेकिन पढ़ाने के लिए ना एक अलग जुनून चाहिए, एक अलग थॉट चाहिए होता है, समझो। वरना तो वो ये किताब ही खोल के, मैं भी यहाँ किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। तो पढ़ाना भी एक मतलब आर्ट। एस्ट्रोलॉजी हो भी नहीं सकती ना, नहीं हो वैसे तो सकती, नहीं हो किताबों सकती। में से। हाँ नहीं हो हाँ, सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई उनके ही बात नहीं। होने आप कहिएगा, कोई ऐसी हेल्प मेल चाहिए तो कभी पूछ लेना, मैं बता। ठीक है, हाँ यही सर, कर बिल्कुल, सकते मैं हैं। अगली बार मैं आपको ज्वाइन करूंगा सर। कोई बात नहीं, कोई बात। तो देखिए ये ऐसा सब भी होता है पूछिए। कि अमित जी ने गलती से कहीं और ज्वाइन कर लिया, उनको मेरी वीडियो बाद में मिले, मैं बाद में मिला। तो कोई बात नहीं अमित जी, मेरा फॉल्ट है, मैं मेरी तपस्या में कुछ कमी थी, मैं आपको बाद में मिला। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, तपस्या बढ़ाएंगे अपनी कि हम जल्दी मिल जाए आप। ठीक है, तो ये होता है। बेसिकली क्या है, जैसे मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि आप मुझे सरेंडर कर देना बस। ठीक है, बाकी काम मेरा है पढ़ाने का। मुझे पता है कैसे कौन से शब्द बोल बोल कर, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग ले रखी है। मुझे आपके दिमाग के साथ कैसे खेलना है, आपके दिमाग में कौन से शब्द डालने हैं बार बार कह कह कर। ठीक है, तो ये सब एक आर्ट होती है, वो ये भी मैंने सीख रखा है कि कैसे आपके दिमाग में सारी चीजें डालनी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। रीना जी, फिर ले लेंगे क्वेश्चन, सबके लेंगे, बाद में लेंगे। यस रीना जी। हेलो, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर, जैसे आपने बताया कि जब लोग आते हैं हमारे पास तो बीमार लोग आते हैं हाँ डेफिनेटली। सो उनकी नेगेटिविटी क्या हमें लगती है? बिल्कुल लगती है, उतनी ही ओके। लगती है जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है ना। ओके। ओके। तो जितना वो
कहते हैं ना बीमारी के बीच में रहता है तो उसको बीमारियां हो सकती हैं, तो उसको खास ख्याल रखना पड़ता है अपना। तो इसी तरह से अच्छा। हम भी क्या होता है, जो भी इंसान आपके पास आ रहा है कोई अच्छा भला तो आएगा नहीं, सब परेशान हाँ। आएंगे। बात ये नहीं कि परेशानी वो आपके ऊपर अटैक करती है कोई नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। देखिए ओके। क्या होता है, जब आप कुछ प्रश्न ले रहे हैं, किसी किसी की बीमारी है, किसी की जॉब छूट गई है, किसी कोई बेचारा दुखी है, कुछ दिन भर यही तो क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो इतने ओके। क्वेश्चन सुन सुनकर ना आप खुद नेगेटिव हो जाते हो कभी, है ना। अच्छा। ओके। तो उस लिए इसलिए मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स कि कैसे अपनी प्रोटेक्शन करनी है, कैसे क्लिनजिंग करनी है अपनी, वो सब चीजें ओके। पार्ट ऑफ द कोर्स है। और सभी के लिए, चाहे आप कोर्स में नहीं भी हैं तो उनके लिए मैं एक रामबाण रेमेडी बता रहा हूं। अगर आप कंसल्टेंट हैं किसी भी मोडालिटी के, तो आपको हम अपने धार्मिक स्थान पर रेगुलर इंटरवल पर जाते रहना चाहिए। जाएंगे तो बचे रहेंगे आप। और थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन डेली करते रहिए, और थोड़ा सा ओके। भक्ति बढ़ा लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अच्छी रेमेडी होती है जो हमारे धार्मिक स्थान है, ये जो आप गली मोहल्ले में मंदिर हैं, इन वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। एक आम इंसान को फिर भी मिल जाता है, लेकिन एक कंसल्टेंट को जो इन ऑकल्ट में काम करता है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। ठीक है, तो आपको हाई अच्छा। एनर्जी के पास जाना पड़ेगा। तो जो जिस में आपकी आस्था है, जिस ईश्वर में, उनके धार्मिक स्थान पर जाइए, एक दो दिन लगा कर आइए कि वहां से एनर्जी मिलती है, क्लिनजिंग आपको करा। ओके। ओके। थैंक यू सर। चलिए, तो हम आज की पहली क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ते हैं आज पहले, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी को पता है कि हमारा 8 बजे से 8:05 से हमारा दूसरा क्लास है, वेबिनार है, उसको भी आप अटेंड करना, मैच मेकिंग। आज हम आपको बताएंगे कि मैच मेकिंग, एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए आपको कैसे एज पर एस्ट्रोलॉजिकली मैच मेकिंग करनी चाहिए, और क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। तो जीवन साथी का चयन आप कैसे करेंगे, ये आज हमारा वेबिनार है, अभी 8 बजे। तो आप उसको भी ज्वाइन करेंगे, सेम लिंक रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर वापसी आ सकते हैं, या हम इस क्लास के कंटिन्यूशन में वो क्लास शुरू होगी। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को पता है हमारा प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स है, और ये प्रोफेशनल कोर्स है हमारा। और ये कोर्स बेसिक से एडवांस है, इसके बाद कोर्स से रिलेटेड कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है, लर्निंग है, फिर आप कुछ ना कुछ सीखते रहना आगे, वो अलग बात है। लेकिन कंटेंट वाइज जितना कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, जिंदगी भर अगर ये भी आपने फोकस कर लिया, तो ये जिंदगी आराम से कट जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है। आज से हमारा बैच शुरू हो रहा है। हमारा आज क्लास 7 बजे, लेकिन रेगुलर जो क्लास होंगी मंडे से हमारी 6 to 7 PM होंगी, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज 7,999 प्लस 18% जीएसटी। अभी भी अगर कोई रह गया है ज्वाइन करने के लिए, वो कर सकता है। मंडे से हमारा रेगुलर शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगे हमारे। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और है आप सभी के लिए। नेक्स्ट वीक में ही हम आपके लिए फ्री का लो शू चाइनीज न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेकर आ रहा हूं मैं। उसमें बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया आपने नहीं देना। वो हमारा हफ्ते या 8-9 दिन का कोर्स रहेगा, 8 से 10 दिन का कोर्स रहेगा। पूरा चाइनीज लोशु सिस्टम में आपको पूरा पूरा सिस्टम फ्री में सिखाने वाला, तो उसके लिए तैयार रहिए। और जो मैं लिंक आपको भेजूंगा, अपने नियर डियर, अपने फैमिली में, अपने सर्कल में उसको भेजिए। ये भी कहते हैं ना, एक सेवा का काम होता है। ओके, तो इसमें आप मेरी हेल्प कीजिएगा। तो थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ते हैं। बाकी किसी ने वीडियो देखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, और ये वीडियो, आज की वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। डॉक्टर नागेश तनवर का मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम से। तो उस पर जाकर आप 500 क्या बल्कि 600 के आसपास वीडियोस हैं वहां पर। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, हीलिंग, रेकी, रेकी का फ्री सेशन डाल रखा है हमने। न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे फ्री सेशन पड़े हुए हैं, उनको देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा कि हिस्ट्री ऑफ टैरो। टैरो की हिस्ट्री क्या है, टैरो आया है कहां से, ये नाम नाम कहां से आया। ओके, ये कब से, कितना प्राचीन है ये। तो सबसे पहली बात है कि टैरो, पहली बात तो बहुत तरह के टैरो कार्ड होते हैं, लेकिन जो हम अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्राचीन कार्ड हैं। मतलब कार्ड की दुनिया में सबसे पहले कार्ड जो बने थे, वो राइडर वेट टैरो डेक में। ओके, तो उनकी हिस्ट्री क्या है टैरो की। The most common theories go to ancient Egypt and Tao. Some believe that a form of tarot goes back to ancient China. But common myth is that the tarot was brought to Europe by the gypsies. Basically,
क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो टैरो कार्ड है ये प्राचीन एंशियंट चाइना से आए हैं, कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं। लेकिन जो कॉमन मिथ है लोगों का, वो ऐसा मिथ है कि जो टैरो हैं ये यूरोप में सबसे पहले पाए गए, और एक जिप्सियन एक कम्युनिटी होती है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बंजारे होते हैं ना, कि वो एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं, टिकते नहीं है। तो इसी तरह से यूरोप के अंदर एक जिप्सियन एक कम्युनिटी है। तो मोस्टली कॉमन मिथ ये है कि ऐसा यूरोप के अंदर माना जाता है कि ये जिप्सियन जो हैं ये कहीं ना कहीं से ये इसको कार्ड को लेकर आए हैं। ओके, बट द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। देखिए, कहते हैं ना, एक मिथ होता है, एक कॉमन मिथ है, एक विचार हो सकते हैं किसी के, लेकिन एक हिस्टोरिकल जो रेफरेंस मिलता है, प्रमाण जो मिलते हैं, वो ये मिलता है कि ये कार्ड यूरोप के अंदर 14th सेंचुरी में पाए गए। लेकिन किस फॉर्म में थे? वो थे एज ए गेम नॉन एज तिरोची। एक तिरोची नाम का गेम था, उसमें इन कार्ड की कुछ रेफरेंसेस मिलती है ना। जैसे हमारे यहाँ प्लेइंग कार्ड हम खेलते हैं, तो वो भी एक गेम है, ठीक है। तो वहां पर एक तिरोची नाम का गेम था यूरोप के अंदर, 14th सेंचुरी में का गेम था वो। तो वहां पर कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिले हैं कि जो कार्ड हम पढ़ रहे हैं, इन कार्ड के बहुत सारे सिंबल्स, इन कार्ड की तरह की चीजें उनके गेम में पाई गई हैं। All in ancient civilization developed their own system of divination or fortune teller based on some same symbolism and archetype. तो बेसिकली देखिए, जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, हर सभ्यता ने अपना अपना एक फ्यूचर को जानने का, भविष्य में क्या हो सकता है ये जानने के लिए हर कम्युनिटी में, हर एरा के अंदर, हर सिविलाइजेशन के अंदर अपने अपने सिस्टम लोगों ने डेवलप किए हुए थे, ठीक है। और उसमें कुछ सिंबल हो सकते हैं, उसमें कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं। तो इस तरह की सभी कम्युनिटी में अपने अपने सिस्टम डेवलप किए हुए। जैसे आपसे और अगर आप पहले की बात करें थोड़ा, तो पहले एक सिस्टम बहुत प्रचलित हुआ करता था, शकुन शास्त्र, है ना। आप देखिए, आप शकुन नहीं मानते लोग, या इस तरह की चीजें अब लुप्त होती जा रही हैं लेकिन शकुन अपने आप में शास्त्र है। इस बार फसलें कैसी होंगी, इस बार बारिश कैसी जाएगी, तूफान आएगा नहीं आएगा, साइक्लोन कहीं आने वाला नहीं आने वाला, ये नेचर आपको क्लू देती है। शकुन जिसको बोलते हैं ना, शकुन, नेचर आपको क्लू देती है। और पहले के जो ऋषि थे, अब तो हम ज्योतिष पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, पहले के जो ऋषि थे वो बिना ज्योतिष के भी बता दिया करते थे, नेचर को पढ़कर, क्योंकि नेचर आपको क्लू देती है। हर किसी चीज का आंसर आपको नेचर करती है, ठीक है। ये जरूरी कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं होती, ये दिमाग से निकाल देना। नेचर आपको आंसर देती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेचर उसको आंसर देती है, ओके। और ऋषियों के पास वो विद्या थी, वो नेचर को पढ़ लेते थे। ऐसे मेरे मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, क्लास में बताऊंगा आपको, कि जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं तो उन्होंने किसी के लिए कुछ बता दिया, तो वो कैसे बताया, उन्होंने नेचर को पढ़ के बताया, ओके। तो ये मतलब है, लिटरेचर बहुत कम है इसमें हमारा, मतलब 1 या 2 क्लास का लिटरेचर रहेगा, बाकी सारा प्रैक्टिकल है टायर। तो इसलिए हम पहले 1-2 क्लास में खत्म कर देते हैं लिटरेचर। दूसरा है मीनिंग ऑफ टैरो, क्योंकि आप टैरो की फील्ड में जा रहे हैं, मास्टर बनने वाले हैं, एमडी करने वाले हैं टैरो के अंदर, तो टैरो की बारात कहते हैं ना, बारीकियां आपको एक एक चीज टैरो के बारे में पता होनी चाहिए, कहां से आए, कब आए, क्यों आए। दूसरा है मीनिंग ऑफ टैरो। अब टैरो शब्द का मीनिंग क्या है? टैरो शब्द का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, और आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये टैरो जो शब्द है ये कहां से आया। टैरो का अपने आप में कोई शब्द का कोई मतलब नहीं है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आवर्स, हम कहते हैं ना भाई कितने बजकर कितने मिनट हुए, तो आवर्स बोलते हैं ना उसको, घंटे को आवर्स बोलते हैं। आवर्स अपने आप में कोई शब्द नहीं है, आवर्स अपने आप में कोई शब्द ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति का एक शब्द है, होरा, HORA, होरा। जिसने ज्योतिष पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो जिस तरह 24 घंटे होते हैं दिन में, इसी तरह से एक दिन के अंदर 24 होरा होती हैं। होरा का मतलब है लगभग 1 घंटा। जैसे आपका 1 घंटा तो 60 मिनट का होता है एग्जैक्ट, लेकिन हमारे यहाँ होरा कुछ 15 मिनट की भी होती हैं, कुछ 108 मतलब 102 मिनट फालतू भी हो सकती है, 62 मिनट की भी हो सकती है, ठीक है। तो जिस तरह होरा, होरा एग्जैक्ट शब्द है,
जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि भाई संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, बताइए, कोई नहीं बता सकता। लेकिन इसका आंसर ज्योतिष के अंदर है। जब आप होरा को पढ़ते हैं तो होरा से पता लगता है कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों। कभी रहेगा क्लास में तो सिखा दूंगा, मेरे को याद दिला देना। ओके, तो होरा अंग्रेज शायद शब्द लेके होरा का आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो शब्द हमारा ही है। ओके, इसी तरह से टैरो का अपना कोई शब्द नहीं है। टैरो बहुत सारे सिस्टम वाले ऐसा बोलते हैं कि टैरो हमारे शब्द का बिगड़ा हुआ रूप टैरो है। जैसे तारो एक शब्द है हिब्रू सिस्टम, हिब्रू सिस्टम जिस तरह हमारी चाइनीज सभ्यता है, हमारी हमारी सिंधु सभ्यता है हमारी, तो इस तरह से हिब्रू भी एक सभ्यता है, सिस्टम है। तो हिब्रू के अंदर तारो एक शब्द आता है जिसका मतलब था द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो वो कहते हैं कि हमारा ये तारो का टैरो कर दिया। फिर ताओ इजिप्शियन गॉड, तो इजिप्शियन के अंदर जो गॉड है उसका ताओ नाम होता है, तो उसका बोलते हैं कि भाई उसका टैरो कर दिया। फिर तारू इजिप्शियन में एक और शब्द आता है तारू, तो उसका मतलब है रॉयल पार्क, तो हो सकता है इसका बिगाड़ का रूप नाम रख दिया हो। तो इस तरह से आप देखेंगे टॉरस, ज्योतिष के अंदर एक टॉरस साइन आता है जिसको ऋषभ राशि हिंदी में बोलते हैं, तो हो सकता है ज्योतिष का एक टॉरस का टैरो कर दिया हो। रोटा लेटिन में शब्द आता है, इसका मतलब व्हील ऑफ कर्मा। फिर तारू एक रिवर है क्लोज टू नॉर्थर्न इटालियन। तारू हिंदू शब्द रहता है, तारू तारू का मतलब होता ही है कार्ड है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम है। आज तक कोई जान नहीं पाया कि टैरो एग्जैक्ट शब्द कहां से आया। जैसे आपने सुना होगा, अब मैं देखिए कभी कभी एग्जांपल देता हूँ किसी पॉलिटिशियन का, तो कोई बुरा नहीं मानना अगर कुछ उस पार्टी को बिलीव करता है, आपका कोई नेता हो सकता है या कोई गुरु हो सकता है आपका। मैं सिर्फ कभी भी समझाने के लिए आपको करता हूँ ताकि वो दिमाग में आपके बैठ जाए। जैसे राहुल गांधी जी जो हमारे राजकुमार है, उनका नाम पप्पू पड़ा, है ना। अब किसी ने तो पहली बार कहा होगा ना, लेकिन करते करते मतलब ऐसा पॉपुलर हो गया, हर बंदा उनको पप्पू के नाम से जानने लगा। अब सोचे कि भाई किसने इसका नाम रखा था, पता ही नहीं किसने रखा था। आपने आप पढ़ते पढ़ते किसी ने बोला, बोलते बोलते इतना पॉपुलर हो गया कि वो उस राहुल गांधी को पप्पू ही कहने लगे सब। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ चीजें कोई बोल देता है और फिर एक नाम वो प्रचलित होता 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 फैल जाता है। तो टैरो के साथ यही हुआ। दूसरा एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, ये मैं वैसे वेबिनार में बता चुका हूं लेकिन फिर भी फर्ज बनता है क्योंकि आज हमारी पेड क्लास है। तो एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, तो टैरो कार्ड रीडिंग क्यों सीखनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यही होता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट आप सीख रहे हैं तो क्यों सीखें इसको, है ना? क्या लॉजिक है सीखने का। इसके पीछे दो लॉजिक सबसे महत्वपूर्ण है जिसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहला ये देखिए, जब भी आप किसी भी मॉडलिटी को पढ़कर, आप ज्योतिष कर रहे हैं, आप वास्तु कर रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, आप पामिस्ट्री कर रहे हैं, आप लाल किताब कर रहे हैं, कोई भी मॉडलिटी आप सीखते हैं, उसको यूज कर कर आप पढ़कर समझकर कैलकुलेशन कर जब आप प्रिडिक्शन करते हैं, तो प्रिडिक्शन कभी भी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती, ये याद रख लेना। कभी भी नहीं हो सकती, कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन आ ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर ऐसा होता, सोचिए कि कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन हो सकती होती, तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, मुकेश भाई अपने, अडानी अंबानी, ये अब तक सॉफ्टवेयर बना चुके होते हैं। इनके लिए कोई पैसे की कोई वो थे ना, इनके पास तो सुपर सुपर कंप्यूटर है जो माइक्रो सेकंड के, मतलब एक सेकंड के लाखवें हिस्से तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी फास्ट। आप करते हो ना, गूगल पे सर्च करते हो, कोई शब्द टाइप करते हो, गूगल के पास पता है कितना डाटा, बड़ा बैंक, कितना डाटा बैंक है उसके पास, सोच सकते हो आप। उस उतनी मतलब करोड़ों जीबी में से निकाल कर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको आपका आंसर देता है, तो वो कैलकुलेशन ही तो है। तो क्या अगर ये कैलकुलेशन के वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते थे अगर कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन होती, है ना। तो एट द लास्ट क्या है, आप जो भी चीज पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उससे प्रिडिक्शन नहीं होती। जब आप प्रिडिक्शन करने जाते हैं, नो डाउट आपकी नॉलेज काम आती है, ऐसा नहीं कि फिर तो पढ़ना ही बेकार है, तो वो नॉलेज काम आती है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं होती। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो नॉलेज लगती है, साथ में आपकी इंट्यूशन लगती है। आप इंट्यूशन से प्रिडिक्शन देते हो, बिना इंट्यूशन को प्रिडिक्शन आप दे ही नहीं सकते। तो एट द लास्ट इंट्यूशन काम आती है। जब एट द लास्ट इंट्यूशन से ही काम करना है तो क्यों ना एक ऐसी मॉडलिटी पढ़ ली जाए जो प्योर इंट्यूशनल बेस्ड है, यहां पर कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, और उस विद्या का नाम है टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला ये है।
आप कोई भी मोडालिटी और करते हैं, आप देखिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ज्योतिष करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, वो भी टैरो सीखते हैं। और वो ये इस बात को जो मैं कह रहा हूं, वो भी इस बात को कहते हैं कि सर जब से हमने टैरो सीखा है हमारी प्रिडिक्शन में एक लेवल अप हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी जब आप टैरो करना शुरू करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर जो है, आपकी साइकिक एबिलिटी ना, वो डेवलप हो जाती है। और जब आपको पता ही एट द लास्ट आपने ज्योतिष भी लगा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत सारे वर्गाचार देखते हैं हम, दशाएं सिस्टम देखते हैं, लेकिन उन सबको एनालाइज करके फिर एक इंट्यूशन आती है। और टैरो करने से आपकी इंट्यूशन और बढ़ जाती है, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन टैरो क्यों पढ़ा चाहिए, ये था कमर्शियल एंगल से के लिए। टैरो पहली बात तो हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मोडालिटी है। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसको पूछते हैं। इसका एग्जांपल है, हमारी क्लास में अभी भी कोई ना कोई ज्योतिषी बैठा होगा। पिछली क्लास में 2 ज्योतिषी थे, और मैं हर जो स्टूडेंट होता है ज्योतिष का को बोलता हूं कि अगर तुमने ऐप पर काम करना है ना बच्चे, तो टैरो जरूर सीख लियो। ठीक है, क्योंकि टैरो में क्लाइंट सबसे ज्यादा आता है। आप बेशक टैरो के नाम से बुलाइए तो सही, फिर बेशक आप ज्योतिष कर लो उसके साथ, एक बार क्लाइंट तो खिंच के आ रहा है ना आपके पास। तो इसी तरह से आपको अपने क्लाइंट को अगर खींचना है, नंबर ऑफ क्लाइंट को बढ़ाना है आपने, तो आपको टैरो का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? सबसे पहले जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसमें सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है ना। वही 20 से 35 साल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हिंदुस्तान के पास है, और ये स्ट्रेंथ भी है हमारे यहाँ। और यंग जो क्राउड है, यंग जो बच्चे हैं, वो टैरो की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसलिए देखिएगा, आप में जाएंगे आप, टैरो वाले के बाद भीड़ लगी पड़ी है, ज्योतिषी बेचारा खाली बैठा है। एक दो बच्चे तो मेरे पास आए, सर काम नहीं चल रहा। मैं कहा बेटा मैंने पहले ही बोला था टैरो सीख ले। आप टैरो से बुलाओ तो सही। अब देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कोई भी बड़ा ब्रांड ले लीजिएगा, वो क्या करती हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे चीनी महंगी हो गई या आलू महंगे हो गए, तो क्या करते हैं, वो आलू चीनी को रेट टू रेट बेच देती है कंपनी, है ना। बड़े बड़े मॉल वाले बोलते हैं कि आज चीनी का दाम मार्केट में मिल रही है 50 रुपए किलो, वो कहेंगे 40 रुपए किलो हमसे ले जाओ। बेशक उनको 42 रुपए खरीदारी है, लेकिन 2 रुपए घाटा ले रहे हैं हमारी चीनी पर। अब आप मॉल में जाओगे, उनके पास चीनी चीनी थोड़ी ना है, समझिएगा बात को, लेकिन चीनी दिखा के वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आप जाएंगे, इतना बड़ा मॉल है, वहां गारमेंट भी है, वहां आपके बर्तन भी है, वहां आपके ग्रोसरी भी है, फूड कोर्ट भी है, ये भी इतना बड़ा मॉल है, सब कुछ रखा हुआ उन्होंने। तो आप 2 किलो चीनी लेना थोड़ा जाओगे, है ना। फिर आप 5-7 हजार की शॉपिंग करके आते हो। उसका मोटिव क्या था कि अगर उन्होंने 5 किलो चीनी भी आपको दे दी, 10 रुपए का नुकसान भी आपसे झेल लिया, ठीक है, वैसी सस्ती खरीदते हैं वो बल्क में, और आपको 10 रुपए का नुकसान झेल के आपको 5-10 हजार रुपए की शॉपिंग करा दी। तो अट्रैक्ट किससे किया उन्होंने? जो हाई मॉडल, जो मतलब जिसके प्राइस आज की डेट में ज्यादा है। जैसे आप टमाटर में आग लगी पड़ी है, तो आप देख लेना, आप आज की डेट में ऐड आते हैं ग्रोसरी के, भाई साहब टमाटर 200 रुपए किलो, हमसे 150 रुपए किलो लो। ठीक है, वो पहले ही सस्ता खरीदते हैं। अगर 10-15 रुपए 20 रुपए नुकसान भी झेल लिया, तो उनको पता है कि आप यही ऑर्डर फिर ना करोगे, फिर लिख देते हैं ना वो मिनिमम 1000 रुपए की आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो समझिए बात को। तो ये टैरो आप एक ऐसा चस्का है कि हर कोई इससे अट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद आप न्यूमरोलॉजी बेचो उसको, वास्तु बेचो उसको, आप ज्योतिष बेचिए, कुछ ही बेचिए आप। तो देखिए बेसिकली आपको क्या आता है डजन मैटर, या आपको क्या पसंद है डजन मैटर, क्लाइंट क्या पूछता है वो मैटर करता है ना, क्योंकि पैसे क्लाइंट ने देने। ठीक है, तो 2 सबसे बड़े रीजन है कि आपको टैरो सीखना चाहिए। और टैरो एक इकलौती मॉडलिटी है जो आप महीने में सीख कर, महीना 15 दिन प्रैक्टिस कर कर आराम से घर बैठ कर 20-30-50 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। इकलौती मॉडलिटी है, वरना और कोई ऐसी मॉडलिटी नहीं है जो इतने कम प्राइस में, इतने कम ड्यूरेशन में इतनी अर्निंग आपको दे जाए, कोई और नहीं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करता हूं कि टैरो के साथ जिंदगी में न्यूमरोलॉजी जरूर सीखना, तो आपकी क्लाइंटेज डबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि टैरो के अंदर कितनी न्यूमरोलॉजी यूज होती है, और जितनी टैरो के अंदर जरूरत होगी मैं आपको उतनी भी न्यूमरोलॉजी सिखाने वाला। ठीक है, चलिए।
और बाकी एडवांटेज क्या है, करेक्टर एनालिसिस, ये बता रखा मैंने कि करेक्टर मतलब किसी का भी नेचर बिहेवियर जानना है आपने, किसी के बारे में अगर जानना है तो डेफिनेटली आपको टैरो आपको सामने वाले के सारे पत्ते खोल देता है, हम जान सकते हैं दूसरे को। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, यस, एट द लास्ट क्लाइंट हमारे पास किस लिए आ रहा है, अपना फ्यूचर जानने के लिए, भाई नियर फ्यूचर बताओ कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर देख सकते हैं किसी का, हम किसी का पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। ये हम सीखेंगे आगे कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे देखा जाता है टैरो। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है टैरो की, और खासियत ये भी है कि जब हम रीडिंग करते हैं तो वही कार्ड क्वेश्चन भी बता रहा है आपको, वही कार्ड आंसर भी बताएगा आपको, और वही कार्ड आपको रेमेडी बता रहा है कि जिस सिचुएशन में आपका क्लाइंट अभी फंसा हुआ है उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए। इसलिए हम हर कार्ड से रेमेडी डेवलप करेंगे, जैसे कार्ड पढ़ना शुरू करेंगे तो हर कार्ड से कैसे रेमेडी क्रिएट की जाती है ये भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ। ओके, फिर हेल्पिंग इन मेडिटेशन, देखिए सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है मेडिटेशन। किसी ऋषि को, किसी संत महात्मा को, किसी सिद्ध पुरुष को आपने कोई और रेमेडी करते देखा है क्या? आपने देखा है कि वो डेली शिवजी पर रेमेडियल पर्पज से कि वो जल चढ़ा रहा है, या वो फास्टिंग रख रहा है, या उसने कुछ नग पहने हुए हैं, क्रिस्टल पहने हुए हैं, उसने कोई वास्तु की रेमेडी की हुई है? नहीं की, कोई रेमेडी नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी रेमेडी है मेडिटेशन। अब आपको यही पता होना चाहिए कि सारी चीजें काम कैसे करती हैं, और धीरे धीरे क्लास में समझ में आ जाएगा कि रेमेडीज भी कैसे काम करती है। मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं, जब भी आप रेमेडी करते हैं कोई, तो सबसे पहले वो हमारे आउटर वर्ल्ड में काम करती है, फिर जाकर कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड में काम होता है। हमारी जिंदगी का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो ईश्वर ने बना के भेजा, पैटर्न बना हुआ है, सॉफ्टवेयर पूरा बना हुआ है कि जिंदगी में कब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपकी जर्नी कैसे चली जाएगी, और यहां जाकर आपकी जिंदगी एंड हो जाएगी, है ना। हमारा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो हमें स्क्रीन पर काम करने से कुछ नहीं होगा, हमें अगर अपनी लाइफ के पैटर्न को बदलना है, किसी चीज को ठीक करना है, कुछ जिंदगी में नहीं है उसको लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना पड़ेगा, उस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। और इकलौता टूल है मेडिटेशन कि आप अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो मेडिटेशन लेवल पर जाकर। इसलिए ऋषि लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी मैं तो अपनी इच्छा मृत्यु से, मैं तो अपने, मुझे पता मुझे कब प्राण छोड़ने हैं। कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं बाबा ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया कि वो कब जाएंगे, है ना, भाई आज वो शरीर छोड़ने वाले हैं, या लिख के चले जाते हैं कि मैं तब शरीर छोड़ूंगा। अरे जन्म और मृत्यु तो अटल है, फिर आप कैसे अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन के लेवल को उतना पार कर लेते हैं कि जहां पर वो अपनी उन चीजों को भी डिजाइन कर सकते हैं कि कब जाना है, ठीक है। जैसे हम जब तक अर्थ की ग्रेविटेशनल पर हैं तब तक हम, पृथ्वी हमें खींचती है, हमारे पैर जमीन पर रहते हैं। जैसे ही उस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है, हम उड़ना शुरू कर देते हैं स्पेस में जाकर, ठीक है। तो यही है, ये प्लैनेट आपको पकड़ के रखते हैं, लेकिन मेडिटेशन लेवल पे जाकर आप इनसे भी परे जा सकते हो। ये दुनिया इतनी नहीं है, ये पहला स्टेप है प्लैनेट, इसके ऊपर भी दुनिया है। तो ये क्या करते हैं ऋषि लोग, वो प्लैनेट के सिकंजे से, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाते हैं मेडिटेशन कर, वो प्लैनेट भी उन पर असर नहीं करता। जब प्लैनेट असर नहीं करेंगे तो फिर शनि महाराज जो मृत्यु के देवता बोले गए हैं, जब वो आएंगे तो देखेंगे भैया बंदा ही गायब है यहाँ पे। ये उससे परे चले जा चुके हैं। इसलिए संत महात्मा डिवाइन जिनकी हम बातें करते हैं, ऋषि लोग, ये वहां पर ना तो वहां टाइम में बंधे होते हैं ये लोग, ना ही दिशा में बंधे होते हैं। इसलिए वास्तव में जब मैं आपको सिखाता हूं, ये कॉमन मिथ है आपका कि भाई मैंने मंदिर गलत जगह बना लिया, हे भगवान अब मुझे भगवान पाप देंगे, मुझे भगवान कष्ट देंगे, है ना। वो आते हैं ना सो कॉल्ड वास्तु कंसल्ट, अरे तुम्हारा मंदिर वेस्ट में बना हुआ है, इसमें से तुम्हारी फाइनेंशियल हालत खराब है। अरे भैया मंदिर का वेस्ट में रहने से तुम्हारे फाइनेंशियल का क्या मतलब है, क्या मतलब है? जिस ईश्वर को हमने गलत जगह बैठा दिया, क्या उसके लिए दिशा मैटर करती है कोई? जिसने दिशाएं बनाई हैं उनके ऊपर दिशा अफेक्ट करेगी? सोचने की बात है यार, ठीक है। तो ऐसी चीजें वहम ना पालें आप, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इससे आपकी टैरो से मैं सिखाऊंगा आपको कि टैरो से कैसे मेडिटेशन करते हैं, और जिसने वो ईमानदारी से 40 दिन मेडिटेशन कर ली, फिर टैरो में आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते। लेकिन वो मेडिटेशन करनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो 40 दिन की तपस्या रहेगी आपकी मेडिटेशन की, और तपस्या भी ये नहीं कि मैं कहूंगा घंटों करनी है, सिर्फ 20 मिनट आपने देने हैं डेली के अपने, और 20 मिनट मेडिटेशन जिसने 40 दिन कर ली, इसलिए मैं 3 महीने का टाइम मांगता हूं कि 25 दिन मेरे साथ, 1 महीना मेरे साथ, और 40 दिन मेडिटेशन के।
बस इतना अगर आपने कर लिया तो विद इन 3 मंथ आप प्रिपेयर हो जाते हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट बनने के लिए। बाकी तो कहते हैं ना, धीरे धीरे जैसा आप जितना प्रैक्टिस करोगे, है ना, उतनी चीजें और लेवल बढ़ते चले जाओगे। फिर डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। अब आ गया इंट्यूटिव पावर कि अगर आप ऐसा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत डेवलप हो जाती है। और ऐसे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं, अब तो ये कहते हैं सर कार्ड भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने क्लाइंट बैठता है, कार्ड अपने आप पॉपअप करते हैं हमें दिमाग में, मतलब सामने दिखते हैं हमें कार्ड, बिना कार्ड निकाल कार्ड दिखते हैं हमें। ठीक है, और उसका क्वेश्चन भी हम बता देते हैं और आंसर भी बता देते हैं और रेमेडी भी उसको देते हैं बिना कार्ड को हाथ में। तो आप अपनी इंट्यूशन को उस लेवल तक डेवलप कर सकते हैं। ठीक, अब हम अपने कोर्स में जो पढ़ने वाले हैं वो है राइडर वेट टैरो। आप सभी को पता है कार्ड, बहुत तरह के कार्ड होते हैं। पहला सबसे जो प्राचीन, जैसे मैंने बताया, वो राइडर वेट टैरो डेक है। इसके बाद ओशोजन कार्ड है, आकाशिक कार्ड है, एंजेलिक कार्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड्स वाले कार्ड है, साई कार्ड है, रामायण कार्ड है। तो इतने सारे तरह के कार्ड, और भी कार्ड मार्केट में आ गए। लेकिन सबसे ज्यादा कमर्शियल एंगल पर आउटर वर्ल्ड में ना जो यूज होते हैं, या सबसे अच्छी जो बताते हैं कार्ड फ्यूचर, वो राइडर वेट बताते हैं। बाकी ऐसा नहीं करा कि वो कार्ड किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर आपको कार्ड की दुनिया में और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो इसके बाद ओशोजन कार्ड या आकाशिक कार्ड सीखना। आपकी किसी भी इंसान की दो तरह की जर्नी होती है। एक आउटर जर्नी, एक मटेरियल जर्नी हमारी जो जिंदगी हम जी रहे हैं। एक होती है इनर जर्नी हमारी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी तो चल रही है ना साथ साथ। तो इसी तरह से कभी कभी हम देखते हैं कि इंसान के काम नहीं बन रहे, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, परेशानी आ रही है जीवन में, तो कभी कभी ये भी देखने में आया कि उसकी इनर जर्नी की वजह से उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है ना। उसके पास्ट में कुछ ऐसे कर्माज हैं जिसकी वजह से इस जर्नी में ये वो भुगत रहा है। अब उस पास्ट को पकड़ने के लिए, या आपकी उसकी इनर जर्नी को पकड़ने के लिए, आपको एक एडिशनल टूल की जरूरत पड़ सकती है आगे जाकर, वो है ओशोजन कार्ड या आकाशिक कार्ड या आकाशिक रिकॉर्ड्स। वो आपकी इनर जर्नी पर काम करते हैं, आउटर जर्नी पर काम नहीं करते, वो इनर जर्नी पर काम। तो टैरो की फील्ड में अगर और आप दी बेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले ये सीखिए, मतलब ये बेंच मार्क है, ये तो आना ही चाहिए। इसके बाद फिर ओशोजन या आकाशिक कार्ड आप सीखते हैं, तो यस, टैरो में आप आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड फिर छा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि ये भी सीखकर आपका कुछ बनेगा, नहीं। अगर ये भी सीख लिया तो काफी है टैरो की दुनिया में, फिर भी आप राज कर सकते हो। लेकिन कहते हैं ना, नेक्स्ट लेवल पर अगर पहुंचना है, हम अपने आप को और अपग्रेड करना चाहते हो, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे ओशोजन या आकाशिक कार्ड की तरफ रुक कर सकते हो। लेकिन पहले ये, उसके बाद वो। तो हमारा जो राइडर वेट है, राइडर वेट डेक इज द इजीएस्ट टू वर्क, इजी टू टीच। ये कार्ड को यूज करना, समझना समझाना बहुत आसान है, लेकिन समझाने वाला होना चाहिए। अब ये है क्या, राइडर वेट ऑथेंटिक रूप से जो कार्ड की फॉर्म में हमारे पास है, पहले तो हमने गेम के रूप में देखे हो, लेकिन कार्ड के रूप में किस इंसान ने डेवलप की है। इट इज a क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमेला कॉलमन स्मिथ। तो ये जो कार्ड है, दो लोगों के द्वारा डिजाइन किए गए थे। एक का नाम था ऑथर एडवर्ड वेट, जिसके नाम से ही कार्ड है, और दूसरी थी पैमेला कॉलमन स्मिथ। Edward Waite was a brilliant occultist with a deep understanding of tarot and its mystical symbols. तो जो राइटर वेट था, एडवर्ड वेट था, बेसिकली वो ऑकल्ट का मास्टर था। मतलब ऑकल्ट का मतलब ये सारी ये ईश्वरीय विद्याएं का जानकार था, बहुत बड़े वाला। ओके, और सारे मिस्टिकल सिंबल्स या बहुत तरह की उसको नॉलेज थी। और पैमिला कौन थी? पैमिला स्मिथ वाज ए ब्रिलियंट टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो स्मिथ जो थी वो एक आर्टिस्ट थी। तो बोथ वर द मेंबर ऑफ फेमस ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन, ए पावरफुल ऑकल्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो ये दोनों एक गोल्डन ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन करके एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी किसी जमाने में ऑकल्ट की, उसके मेंबर थे, वहां मिले, तो उन्होंने मिलकर ये चीजें डिजाइन की। एडवर्ड वेट इतना ब्रिलियंट था, उसको ऐसी सी इंट्यूशन होती थी, क्योंकि जब आप बहुत सारी ऑकल्ट साइंस पढ़ लेते हो तो आपको इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है। आपके आपकी आपको एंजल, आपको कुछ स्पिरिट, कुछ डिवाइन गाइड करना शुरू कर देती है आपके थ्रू। तो उसको इल्म होना शुरू हुआ कि भाई कुछ कार्ड बनाते हैं, तो उसको एंजल ने या किसी की ब्लेसिंग आई, और वो इसको इंट्यूशन पे कार्ड दिखाई देने शुरू किए। तो हर कार्ड का नाम आया, नंबर आया, क्या उस पर बनाना है। तो अपने थॉट को, अपनी इंट्यूशन को पैमिला को बताता चला गया, और पैमिला ने उसके इंट्यूशन को पकड़कर इन कार्ड को डिजाइन कर। तो काफी समय तक ये पैमिला के द्वारा हाथ से, है ना,
पेंट किए हुए कार्ड मार्केट में आए, अगर वो पैमेला के ओरिजिनल कार्ड मिल जाए तो फिर समझ लीजिएगा आपकी जिंदगी वैसी पार हो। वो इतने अमेजाइज कार्ड है, मिलते नहीं है। ठीक है, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस आ गई, फिर वो प्रिंट होने शुरू हो गई। ठीक है, तो जो हम राइडर वे टैरो डेक पढ़ने वाले हैं, कार्ड पढ़ने वाले हैं, वो उसमें क्या है, द टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशिएंट कल्चर्स। जो हम कार्ड पढ़ेंगे तो टोटल 78 कार्ड्स हैं। उन कार्ड्स के अंदर प्राचीन सभ्यताओं के या कल्चर के कुछ सिंबल्स हैं, कुछ कलर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, इस तरह की चीजें वहां प्रिंट है। क्या उन्हीं को डिकोड करना है। These 78 tarot cards are divided in 22 major arcana card and 56 minor arcana card। जो हमारे टोटल 78 कार्ड्स हैं, इन 78 कार्ड को अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले 22 कार्ड, कुछ 22 कार्ड रैंडमली 22 कार्ड हमने मेजर अर्कना बोला कि ये मेजर अर्कना के कार्ड हैं, और बाकी जो 56 कार्ड बचे हैं उनको बोला ये माइनर अर्कना के कार्ड है। मतलब पहले 78 कार्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये मेजर कार्ड, ये माइनर कार्ड। अर्कना का मतलब है सीक्रेट, तो टोटल कार्ड सीक्रेट कार्ड हैं ये, तो इसलिए मेजर अर्कना, माइनर अर्कना ये बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल 56 कार्ड माइनर अर्कना के। अगेन माइनर अर्कना का जो कार्ड है उनको 4 सेट में डिवाइड कर दिया गया, और 14 कार्ड मतलब सभी सेट के अंदर इक्वल कार्ड रखे गए। तो 56 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो 14 आता है, तो उनको अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला है पेंटाकल, दूसरा है कप, वांस एंड सोर्ड। तो 4 सेट बनाए, पेंटाकल के सेट, कप के सेट, वांस के सेट और सोर्ड्स के सेट। और सभी में 14 कार्ड है। अब इनके क्या मतलब है, कैसे इनको डिकोड करना है, वो आने वाली क्लासेस में सीखने वाले। In ancient time, most people did not read or write. Symbol were used instead of words to convey the information. तो प्राचीन अगर संस्कृति सभ्यता को आप पढ़ते हैं तो पहले लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। हर कोई इंसान सिंबल्स में बात किया करता था। और आपको ये भी पता होगा, जो हमारा माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो सिर्फ सिंबल को पकड़ता है। जो भी हम चीज लिखते हैं वो सिंबल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसलिए शुरुआत में जब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, तो ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है ना। तो ए कितना लिखा होता है पूरे पेज पर, ए छोटा सा लिखा होगा कोने में, और पूरे पेज पर एप्पल बना होता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है अभी एक है क्या। हाँ, वो पता है कि एप्पल शेप, वो एप्पल की शेप को रिकॉग्नाइज करता है कि ये शेप है, ये एप्पल होता है, और फिर ए से बनता है। तो जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एप्पल छोटा होता जाएगा, ए बड़ा होता जाएगा। जब मैच्योर थोड़े हो जाते हैं, फिर एप्पल खत्म हो जाता है, ए हमें दिखता है, क्योंकि वो पैटर्न डेवलप हो गया, उसकी पिक्चर्स सब कुछ ने पकड़ ली कि भैया एप्पल ऐसा होता है। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है वो सिर्फ सिंबल की भाषा समझता है, और इसमें क्या है, सारे सिंबल्स ही हैं। तो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लिया तो ये सारे सिंबल्स आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ सिंबल्स, कुछ चीजें, हर एक चीज सिंबल है। जैसे कलर है वो भी एक सिंबल है, नंबर है वो भी सिंबल का रूप है। वहां पर कुछ चीजें बनी हुई है कार्ड के अंदर, वो सब सिंबल है। ठीक है, कुछ चीजें हमें अभी कॉन्शियस माइंड से दिखाई देंगी, कॉन्शियस आंखों से, नेकेड आई से हम देख पाएंगे। कुछ चीजें जब हम मेडिटेशन कर लेंगे तो कार्ड में से अपना आप निकल कर, क्योंकि मिस्टिकल कार्ड है ना, ये कार्ड की जर्नी है। जितना कार्ड को देखोगे उतनी ही चीजें अपने आप निकलती आएंगी। तो एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, सोचिए, हजारों, नोट हजार। और वैसे कॉन्शियस माइंड से देखेंगे तो 5 7 10 निकल कर आएंगे, लेकिन जब उनको मेडिटेशन लेवल पर जाकर देखेंगे हम, तो हजारों मतलब निकल कर आएंगे। ठीक है, thus a common language of symbol based on mystical symbols taken from many cultures was developed and put into the card। तो यही सिंबल एक लैंग्वेज है। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, जैसे नंबर से नंबर ले लिए, कलर से कलर ले लिए, और बड़े सिंबल दिखाऊंगा इसमें बने हुए हैं। तो इधर उधर से सिंबल इकट्ठे किए और इन कार्ड में डाल दिए। The key was remain a secret knowledge that was exclusively transmitted by word of mouth from one generation to another generation। तो पहले इसका कोई लिटरेचर नहीं था, पैमेला के द्वारा हाथ से कार्ड डिजाइन होते थे, और इसकी जो नॉलेज थी माउथ टू माउथ, मतलब मैंने तुम्हें बताया, तुमने किसी और को बताया, इस तरह से ये आगे जो नॉलेज थी ये ट्रांसमिट होती चली गई। फिर इसके लिटरेचर आने शुरू हो गए, लेकिन लिटरेचर से कभी भी टैरो नहीं आएगा। टैरो का जिसने लिटरेचर पढ़ लिया वो जिंदगी में टैरो की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर है टैरो।
तो इसलिए टैरो को किसी गुरु से ही सीखा, ठीक है, छोड़ दो। तो ये देखिए थोड़ा सा मेजर रखना कार्ड की, थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है, हम करेंगे एक एक पिक्चर्स को फिर आगे। फिर दा फूल से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। मेजर रखना कि जो 22 कार्ड है, तो पहला कार्ड दा फूल है और जो लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड है। ये हमारे 22 कार्ड है मेजर रखना के, तो इनकी जर्नी हम आगे सीखेंगे। तो ये पहला कार्ड है हमारा दा फूल का, इसको हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ मैं चाह रहा था फोकस करना, तो एक दो चीजें और करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आगे की जर्नी, कार्ड की जर्नी को आगे लेके जाएंगे। कुछ गोल्डन रूल मैं आपको आज बता देता हूं, ये ध्यान रखिए। टैरो अगर आपको पढ़ना है तो ये गोल्डन रूल, इस तरह के गोल्डन रूल मैं आगे ही बताता रहूंगा। वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो एक जो पिक्चर आप कार्ड में देख रहे हैं उसके हजारों मतलब होते हैं। तो जब हजारों मतलब होते हैं तो कार्ड को रटने से कुछ नहीं होगा। और मार्केट में 95% क्या 99% लोग जिनसे आप टैरो सीखते हैं वो क्या कहते हैं, कार्ड बताएंगे, कार्ड है, इसके 4 मतलब है, बेटा इसको रट लेना, जब भी ये कार्ड आएगा तो यही बोलना है। अगर ऐसा है तो कार्ड का जो रूट है, जो वजूद है, वही खत्म कर दिया आपने। एक तरह हम कह रहे हैं कि टैरो कार्ड जो है वो साइकिक पर काम करते हैं, इंट्यूशन बेस्ड है। ऊपर से आप कह रहे हो ये कार्ड आया तो ये बोल देना, तो फिर इंट्यूशन क्या रहेगी? वो तो प्री डिफाइंड रीडिंग होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता और इसलिए आप लोग कहते हैं सर टैरो नहीं आया। तो कुछ ऐसे से चीजें मैं आपको टैरो में बताने वाला हूं जो कि अगर आपको वो समझ में आ गया तो यस, फिर स्काई इज द लिमिट, फिर आपके लिए स्काई इज द लिमिट। टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप ही जिंदगी भर ऐसे लगे रहोगे यार पता नहीं टैरो काम करता नहीं करता, ठीक है। और मतलब मैंने बहुत लोगों से कन्वर्सेशन की है, पूछा है, मतलब 1% लोग हैं जो बता पाते हैं। और यहां पर हम टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी, टैरो में ज्योतिष, टैरो में वास्तु, टैरो में खोया पाया, टैरो से कैसे वास्तु करेंगे किसी घर का, सोचिए। जिस तरह एक आ, कुंडली के लिए, जैसे जिस तरह एक ज्योतिषी कुंडली देखकर बताता है, तो मैं आपको कुंडली से कैसे टैरो करेंगे वो सिखाऊंगा। और यहां पर न्यूमरोलॉजी का हम बहुत सारा यूज करने वाला। टाइम फ्रेमिंग के लिए हम न्यूमरोलॉजी भी देखेंगे, हम वास्तु भी देखेंगे, हम ये ज्योतिष भी देखने वाले। फिर किस दिशा में आपकी तरक्की होगी, आपकी राशि क्या है, खोया पाया आप कैसे निकालेंगे, यस और नो का आंसर कैसे देंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे देखेंगे, बहुत सारे तरह के स्प्रेड कैसे बनाएंगे। मैं आपको स्प्रेड बनाना सिखा दूंगा, जिंदगी भर स्प्रेड बनाते रहना। हम दूसरे के स्प्रेड पे काम नहीं करते कि मार्केट में ये स्प्रेड उसने बनाया था, उसने बनाया, उस पर काम करो, नहीं करते। हम अपने स्प्रेड खुद बनाएंगे। मैं आपको स्प्रेड कैसे बनाते हैं वो बना सिखा देता हूं। तो बनाते रहो, जिंदगी भर स्प्रेड बनाओ। और हम आपको, मैं इतना बता दूंगा कि आप एक कार्ड से लेकर आप 36 कार्ड तक निकाल कर कैसे रीडिंग करेंगे, एक साल की रीडिंग कैसे करनी है, किसी किसी की जिंदगी के नियर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में कैसे बताना है, ठीक है। फिर क्या स्कल्स बोलने हैं, कौन सी कलर दिलानी है, कौन से कलर यूज करने हैं, ये सब पार्ट ऑफ द कोर्स है। निश्चिंत रहिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस लाइफ इज चेंज। तो ये भी ध्यान रखें, जिंदगी में एक ही चीज परमानेंट है, वो है चेंज। नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज चेंजेबल। हर वक्त हर चीज बदल रही है, नथिंग इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हर वक्त हर चीज बदल रही है। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं, आगे रीडिंग में काम आएंगे आपको ये। कि मान लीजिए एक इंसान आपके पास आता है, वो कोई रीडिंग दे लेके चला गया आपसे, एक हफ्ते बाद फिर आ गया, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उस वक्त रीडिंग अलग हो सकती है, मैं बताऊंगा कब रीडिंग अलग होगी और कब रीडिंग सेम आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए रीडिंग अलग हो गई, तो पूछ सकता है कल तो आपने ये बताया था, आज ये बता रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस लाइफ इज चेंज, बदलाव। भाई वक्त बदल गया, जब तू आया था तेरी दशा कुछ और चल रही थी, है ना, मेरी भी दशा कुछ और चल रही थी। अब तू आज आया तो मेरी दशा बदल गई है, तेरी भी दशा बदल गई है, तेरे थॉट बदल गए, तेरा चंद्रमा बदल गया। अब जब तेरा चंद्रमा बदल गया तो बेटा रीडिंग भी बदलेगी या बदल सकती है। अभी मैं क्लास में बताऊंगा कब बदलती है कब नहीं बदलती, इसलिए हम आपको ऐसा तैयार कर देते हैं कि आप सामने वाला कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करता है तो उसका लॉजिकली हम आंसर दे सकें।
ठीक है, क्योंकि आप एक कंसल्टेंट तब बनेंगे जब आपको सारी चीज क्रिस्टल क्लियर होंगी, तब आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, वरना तो डाउट में रहोगे जिंदगी भर। फिर आपको डर रहेगा क्लाइंट ये ना पूछ ले मेरे से, फिर आप उल्टे सीधे जवाब देते हो। टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट, यू आर द आर्टिस्ट। तो टैरो कार्ड रीडिंग एक आर्ट भी है ना, ये कला भी है। जैसे एक पेंटिंग होती है ना, वो बड़े बड़े कलाकार होते हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, उनकी पेंटिंग करोड़ों में होती है। एक राह चलते मजदूर से पूछ लो भाई ये पेंटिंग को खरीदता क्या 100 रुपए में, तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। कहेगा यार ये क्या, इसको मैं 10 रुपए में ना खरीदूं, ये बना क्या हुआ इसमें। क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं है, उसको क्या पता। और किसी आर्टिस्ट को दिखाओ, कहेगा भाई साहब ये तो करोड़ों की पेंटिंग। तो हमें आर्टिस्ट बनना है, हमें लेमैन नहीं बनना। अभी सारे आप लेमैन हो, तो आपके लिए कार्ड 10 रुपए वाली चीज है, लेकिन एक के कार्ड 1-1 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो हमें आर्टिस्ट भी बनना है। तो अब आर्टिस्ट की नजर से कार्ड को देखोगे तो लगेगा आपको वाह क्या कार्ड है, क्या एनर्जी दे रहा है। तो हमें आर्टिस्ट भी बनना है। एन ओपन माइंड इज मस्ट फॉर लर्निंग टू टैरो कार्ड। एन ओपन माइंड इज मस्ट टू लर्निंग द टैरो कार्ड। यस। और मेरा काम सिर्फ यही रहेगा इस कोर्स में कि आपके दिल दिमाग को खुला बना देना, आपकी सोच को बड़ा कर देना, आपके हॉरिजन को बड़ा कर देना। जब आपका हॉरिजन बड़ा हो जाएगा, एनर्जी का फ्लो अपना अपना शुरू हो जाएगा। तो हमें ओपन माइंड रखना है, हमें संकुचित नहीं रखना। जो लोग 99% गलती कर रहे हैं, है ना, क्या करते हैं, वो कार्ड चार, ये कार्ड आए 4 मतलब है, रट लिया, तो क्या हुआ, बस बंद गए आप। फिर कहां से रीडिंग आएगी, फिर कहते से रीडिंग नहीं। हमें ओपन माइंड रखना सिखाएंगे आप कैसे। एंजाइटी एंड एजिटेशन आर ऑब्स्ट्रक्शन टू रीडिंग। तो जो एंजाइटी है और एजिटेशन होता है, वो कहीं ना कहीं रीडिंग में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, आपका मूड ही नहीं है काम करने का, तो फिर आप टैरो कार्ड नहीं कर सकते। तो टैरो कार्ड करने के लिए आपके पास आपका मन शांत होना चाहिए। ठीक है। द रीडर एंड कोरेंट शेल फर्स्ट क्लियर देयर माइंड। रीडर मतलब जो टैरो कार्ड रीड कर रहा है, और कोरेंट मतलब प्रश्न पूछने वाला। अगर ये दोनों इंसान क्रिस्टल क्लियर है, इनको कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर, कार्ड के ऊपर, तो रीडिंग इतनी जबरदस्त आने वाली है कि सामने वाला उछल के कूद जाएगा अपनी कुर्सी पे कि तुम्हें कैसे पता ये बात, और कार्ड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तुम कैसे बता रहे हो इस तरह। ठीक है, चलिए, बाकी इस तरह गोल्डन रूल आगे हम करते रहेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी और थोड़ा सा लिटरेचर मैंने पढ़ा है। एक क्लास का थोड़ा सा लिटरेचर और है, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद सारा प्रैक्टिकल है, सारा कार्ड को देखना है, कार्ड से आंसर लेने हैं, कार्ड को कैसे डिकोड करेंगे, हम पूरी लर्निंग करेंगे। पहले हम टोटल 78 के 78 कार्ड सीखेंगे, फिर उन कार्ड की एप्लीकेशन सीखेंगे, स्प्रेड बनाना सीखेंगे, यस और नो सीखेंगे, पास्ट प्रेजेंट सीखेंगे। ओके, फिर इनसे टाइम फ्रेमिंग कैसे करते हैं, फिर 1 ईयर स्प्रेड कैसे करते हैं, हॉरोस्कोप स्प्रेड कैसे बनेगा, कुंडली स्प्रेड कैसे बनाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको ये हमारा कारवा आगे बढ़ता जाएगा। ये 25 दिन की लगभग हमारी जर्नी रहेगी, और ओपन माइंड के साथ आना। जितना जो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दूंगा, या जो भी मेरे वो रहेंगे, आप साथ साथ करते रहिएगा, तो डेफिनेटली आप 25 दिन में कंटेंट आपको पूरा चला जाएगा। 1-1.5 महीना मेहनत करना ईमानदारी के साथ, मेडिटेशन करना जैसे बताया जाएगा, और फिर आप देखना, फिर स्काई द लिमिट आपके लिए, फिर स्काई द लिमिट। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यस, ऑल आर वेलकम। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो कार से रिलेटेड है, या कोर्स से रिलेटेड है, या वैसे जनरल क्वेश्चन, कोई भी पूछना चाहता है। हमारे साथ वीवो से हैं कोई, प्लीज एक तो नाम से लॉग इन करें। आपका एक नाम दिया है आपके परिवार ने। ठीक है, बोलिए वीवो जी। सॉरी सर, वो मैडम नाम एक्चुअली मैंने नाम से तो सब कुछ है। अब राहुल गांधी के पीछे से राहुल गांधी हटा दो आप, सर उसका आप क्या वजूद है बिल्कुल आज की डेट में। नहीं सर, आप बिल्कुल करेक्ट सही बोल रहे हैं। एक्चुअली मैंने पहली बार ऐसा लॉगिन किया है, तो मुझे कोई बात आइडिया नहीं नहीं, था, मैं सीख इसे लेना, कहने चेंज का कर मतलब लूँ। है सीख लेना बच्चों से। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी खुद देख रही थी स्क्रीन पे वीवो डिस्प्ले हो रहा है, हाँ, तो तो वो ड्यूरिंग द सेशन अगर आप मैंने कुछ नहीं सोचा लिखते तो वो डिवाइस का नाम ले लेता है। ओके, ये मुझे नहीं पता था, तो कोई इसीलिए बात मैंने नहीं, इसे ड्यूरिंग द सेशन चेंज नहीं किया। मैं इसके बाद चेंज कर लूंगी। ठीक है। सर मेरा नाम पायल है। पायल जी, अच्छा, हाँ बोलिए। जी।
सर मुझे ये पूछना था, मुझे बहुत अच्छा लगा करना, तो मैं काफी दिनों से चाह रही थी, मुझे नॉलेज नहीं थी बहुत ज्यादा, मैं रीडिंग्स हाँ, यूट्यूब पर देखा करती थी टैरो ठीक है। की। मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी चीज, बड़ी इच्छा होती थी देख करके कि ये क्या है कैसे है। और अचानक से ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते आपके सेशन के थ्रू आई, और मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कुछ जानते हो क्या, तो उन्होंने बताया, आपका रेफरेंस उन्होंने ही मुझे दिया कि वो मतलब आप उस गुरु के पास पहुंच जाओगे ना, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टैरो के साथ साथ वो आपकी पर्सनालिटी के साथ आपका आध्यात्मिक विकास इतना बेहतरीन हो जाएगा कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने मतलब मैं आपके पास आई हूँ ये सीखने के लिए। फिर ये कार्ड हमें कहाँ से मिलेंगे, मतलब अच्छा, कैसे ये भी मैं लेंगे? बता देता हूँ। देखिए, आप अभी वैसे कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कार्ड तो लेने ही हमें। अभी हमें 8-10 हम्म, क्लास तक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 क्लास के बाद कार्ड जी की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। जी जी तो कार्ड जी। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, राइडर वेट मुझे दिखा लेना एक बार, या फिर कार्ड आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। क्योंकि अच्छा। लोग बड़े परेशान रहते थे, तो हमने आपकी सुविधा के लिए बल्क में कार्ड रखे होते हैं हमारे पास। तो आप जी हमसे जी कार्ड हमसे ही मंगवा सकते हो, और हमारा कार्ड को बेचने को इंटरेस्ट नहीं है। ये तो सिर्फ पिछले बैच के बच्चे बड़े तंग होते हैं, क्योंकि कोई दूसरा राइडर वेट ले आया, कभी कोई दूसरा ले आया, कोई रेडियंट ले आया। फिर क्या होता है, जब जी मैं जी आपको कार्ड दिखाता हूँ वो कार्ड मैच नहीं करते, फिर जी आप जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरे पास कार्ड ही है, आपके आप कार्ड में ये दिखा रहे हो। तो फिर कंफ्यूजन जी क्रिएट जी हो जाती है। तो इसलिए हमने कार्ड अपने पास मंगा लिए हैं, जो 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 हमारे ऑथेंटिक कार्ड है। और वो हम्म। लेमिनेशन है, अच्छे कार्ड है, मतलब हमने कोई कंजूसी नहीं की उसमें, और ना हमें कोई कमाई का जरिया है। ठीक है। नहीं तो नहीं। आप हमसे मंगा सकते हो। मार्केट में 1200, 1500, 1000, 2000 तक के कार्ड हैं। हमारे जो जी कार्ड हैं, जी हमने कोई कमाई नहीं करनी इसमें बहुत ज्यादा, सिर्फ ये है कि स्टाफ का ऑफिस का 150 रुपये खर्चा निकला है। तो हमारे जी जी 1000 रुपए के कार्ड हैं, और 80 रुपीज का कोरियर चार्ज लगता है। ठीक है। अच्छा। तो ठीक आप, है सर। मैं आपको नंबर शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर कर ओके दूंगा ओके। अभी आप सभी को। जी। उस यस नंबर सर। पर आप फोन कर कर मेरे पेमेंट जी मेरे ही अकाउंट में होगी, जिसमें आपने फीस पे की है। तो जी जी 1080 पेमेंट कर दीजिएगा। वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर उस जी ऑफिस वाले नंबर पर आप भेजेंगे। जी उस पर जी अपना पूरा एड्रेस, आपका नाम, आपका प्रॉपर एड्रेस, आपका जी। पिन कोड, आपका मोबाइल हम्म। नंबर, ये लिखकर भेज देंगे। ओके। हमारी तरफ से जी सेम डे आपको कार्ड डिस्पैच हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन जी में आपको कार्ड मिल जी। जाएगा। ठीक थैंक है। यू थैंक बाकी यू नहीं तो सर। अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी आप मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर बेचना चाह रहे हैं, मैं कभी इसमें वो बिलीव नहीं करता कार्ड में। 150 रुपए नहीं कमाने के लिए बैठे, लेकिन आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, कि क्योंकि बहुत सारे मार्केट में जब आ जाएंगे ना, कार्ड सर्च करेंगे, तो बहुत सारे जी। तरह के कार्ड कार्ड नजर आते हैं। तो कई बार ये हम्म देखने में आया कि वो कार्ड में ना वो सारे कलर ही अलग हो गए, पिक्चर्स ही अलग हो गई, हम्म। तो फिर वो कंफ्यूज हो जी जाओगे आप। ठीक है। जी तो आप हमसे जी। भी मंगवा सकते सर एक क्वेश्चन और है मेडिटेशन के रिगार्डिंग, क्या मेडिटेशन के लिए कोई फिक्स टाइम होता है कि आप मॉर्निंग में ही हैं। नहीं, करो ऐसा या? कुछ नहीं है। मेडिटेशन जब ध्यान लग जाए, है ना, हम्म। एक पब्लिक के लिए होता है वो। ये भी मैं आपको कोर्स बताऊंगा कि जब हम किसी को बांध देते हैं, है ना, कि भाई जी तू 6 से 7 करे, तो उसके मीनिंग क्या होते हैं। लेकिन हम तो हर वक्त नशे में रहते हैं ईश्वर के। हम तो जी जब जी। लो लग जाए, जब मन कर जाए, तब मेडिटेशन में चले जाओ। कभी भी कर सकते, 24 घंटे में कभी भी। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ लोग शायद नहीं ज्वाइन किए होंगे, तो अभी हम बस 5 मिनट में हमारा जो आज का मैच मेकिंग का है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ मैं 2-3 क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, फिर जो आज का हमारा अभी 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैच मेकिंग है, कि कैसे एक अच्छे जीवन साथी को कैसे चुनोगे आप। कुंडली में क्या चीजें मैच की जाती हैं, ये गुण मिलाने से कुछ नहीं होता। जो आप सॉफ्टवेयर में गुण मिला के बैठे होते हैं ना, 36 में से जी मेरे 32 गुण मिल गए, मेरे 28 गुण मिल गए, वो सारा सॉफ्टवेयर गलत मिलाते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बड़ी सारी चीजें देखी जाती हैं, और एग्जैक्ट गुण मिला के शादी नहीं की जाती, कि भाई तेरे इतने गुण मिल गए, मेरे इतने गुण मिल गए, शादी कर लो। शादी करने के लिए बड़ी सारी क्राइटेरिया देखे जाते हैं। तो ये हम वेबिनार में आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप एक कंसल्टेंट हैं। अब आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई बच्चों की शादी करनी है, देखना भाई गुण मिलाना। तो आप ये नहीं कह सकते ना, मैं तो टैरो वाली हूँ, है ना, मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो वास्तु करती हूँ। क्लाइंट, पता है क्लाइंट क्या समझता है? क्लाइंट ये समझता है कि आप सर्वो सर्वा हो, आप भगवान हो उसके लिए। ठीक है। आपके ऊपर बड़ा प्रेशर है। लोगों को ये तो समझ है कि भाई दांत वाले के पास जाकर दिल नहीं दिखाना, आंखें नहीं दिखानी इसको। लेकिन एक ज्योतिषी के पास आकर वो ये समझते हैं कि भाई साहब, कि मेरे पड़ोसी के बारे में बता दे मेरी कुंडली से। तो प्रेशर ज्यादा है। हेलो। ठीक है सर, 2 मिनट। समझ रहे हो? तो आप टैरो कार्ड होते हुए ये नहीं कह सकते, आप क्लाइंट आपका, आप इतने सालों से आपसे कंसल्टेशन ले रहा है, मान लो उसके बच्चे की शादी करनी है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते भाई मैं तो टैरो करती हूँ। कहता है यार तुम अजीब आदमी है यार, हम तो तुम्हें बिलीव कर कर आए हैं।
अब तुम ही बताओ हमारे बारे, तुम्हारे कंसल्टेंट हो, कहते ना वो राज पुरोहित होते हैं ना, तो राज पुरोहित हो भाई तुम उनके। अब तुम कह दो नहीं कि तुम्हारी तो क्या छवि रह जाएगी फिर, कहेगा यार इसको इतना भी नहीं आता। तो छोटी बात है, क्लाइंट को नहीं पता ना कि यार ये ज्योतिष का मामला है, ये अलग है, तो इसलिए आपको ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबकी होनी चाहिए। तो हमने कोर्स इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, थोड़ी सी मतलब भाव राशि पता है, तो आप इस सिस्टम को सीख सकते हो, मैच मेकिंग कि मैच मेकिंग कैसे की जाती है। और आज की डेट में लोग सब डरे बैठे हैं भाई, लड़के वाला भी लड़की वाला भी। पहले शादी हो जाया करती थी हमारे जमाने, अब तो नहीं होती, अब तो कहता है भाई मैच मिला लो, है ना, क्योंकि सब डरे बैठे हैं भाई। अब पहले क्या होता था, दो लॉजिक है इसके पीछे। पहले ना 4-5 बच्चे होते, चल यार एक निकम्मा भी निकल गया, एक बहू गलत है, कोई बात नहीं है ना बाकी। अब बच्चे एक हो रहा है सबके पास। अब लड़की वाला सोचता है यार एक लड़की है, लड़का वाला सोचता है भाई साहब एक ही लड़का है, इसके पल्ले अगर कोई गलत लड़की फंस गई तो हमारा तो घर ही खराब हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें भी हैं, अब लोग डरे बैठे हैं। तो मैच मेकिंग आज की डेट में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। मैच में इतनी मैच मेकिंग आती है इसके। और मैच मेकिंग क्या है कि अब ये नहीं कि एक से साथ ही मैच हो जाता है, समझिए बात को। अब लोग 4-4 5-5 10-10 कुंडलियां लेकर आ रहे हैं, तो उनको कैसे मैच करेंगे, कौन उन 10 में से कौन सी बेस्ट है, तो ये सारी चीजें हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर हमारे टैरो के आगे कोई भी वेबिनार होगा उसमें कर लेंगे, और नहीं तो जो पेड क्लास में हमारे पास आ चुके हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, फिर जितने भी क्वेश्चन आंसर है सेशन रहेगा हम करेंगे। और अभी बने रहे ना, तो ये हमारा मैच मेकिंग का अगर 9 सवा 9 तक खत्म हो जाता है तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूंगा आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। तो जो रुका रहेगा उसके क्वेश्चन आंसर, चाहे वो मैच मेकिंग से रिलेटेड है या टैरो से रिलेटेड है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैं बना रहूंगा आपके साथ, चाहे 10 बज जाए। ठीक है, तो हम आज का अपना जो मैच मेकिंग का है वो शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं इस रिकॉर्डिंग को